जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी। आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम जुलाई में संभावित है, उसी को लेकर उत्तराखंड विशेष की कुछ सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, जिसमें उत्तराखंड विशेष से बनने वाले अधिकतर डाटा को हम देखेंगे, जिससे संभवतः प्रश्न बनते ही बनते हैं। जैसे कि आज हम चर्चा करते हैं उत्तराखंड का शासन एवं प्रशासन। शासन और प्रशासन से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे, हम उनसे संबंधित हमने कुछ तथ्यों को समझेंगे, तथ्यों को देखेंगे। जैसे कि देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड यानी इसका भी शासन एवं प्रशासन संविधान के अध्याय 6 जबकि अनुच्छेद 152 से 237 तक के अनुरूप संचालित होता है। वहीं संविधान के अनुरूप राज्य में शासन और प्रशासन का संसदात्मक प्रणाली भी लागू है। उत्तराखंड राज्य में भी संसदात्मक प्रणाली लागू है, जिसके प्रमुख 3 अंग इस प्रकार हैं। पहला है कार्यपालिका, दूसरा विधानमंडल, तीसरा उच्च तथा अधीनस्थ न्यायालय। पहला है कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होता है? कार्यपालिका में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, विभाग तथा महाधिवक्ता को सम्मिलित किया जाता है। वहीं विधानमंडल में राज्यपाल एवं विधानसभा को एवं उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय को सम्मिलित किया जाता है। अब चर्चा करते हैं हम कार्यपालिका की। कार्यपालिका क्या भूमिका है, कार्यपालिका क्या होती है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। कार्यपालिका में कौन होता है? कार्यपालिका में सबसे पहले भूमिका हमारे राज्यपाल की होती है। राज्यपाल का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 153 यानी 153 के अनुसार राज्यों के लिए एक राज्याध्यक्ष की व्यवस्था करता है, जिसे राज्यपाल या गवर्नर के नाम से भी जाना जाता है। राज्यपाल शब्द राज्य सरकार का बोध कराता है। राज्यपाल शब्द राज्य सरकार का बोध कराता है। वही राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से ही करता है। राज्यपाल में जो भी कार्यपालिका शक्ति होती हैं, उसमें वे अपनी शक्तियों के अधीनस्थ के माध्यम से ही अपने भूमिका को निभाता है। वहीं राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय वास्तविक प्रमुख होता है। उसी तरीके से राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति और राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल को ही जाना जाता है। वहीं राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वही उसी के इच्छा उपरांत पद धारण करता है, जबकि राष्ट्रपति जब चाहे उसे पद से हटा सकता है। ये पूरी संभावित जो डाटा है, ये कार्यपालिका का हमारे संघ के लिए भी, केंद्र के लिए भी इसी तरीके से अनुरूप होता है। आगे देखते हैं कि मंत्रिपरिषद जो हमारी कार्यपालिका के तहत आता है, मंत्रिपरिषद आता है। मंत्रिपरिषद में चर्चा करते हैं किस प्रकार इसका वर्णन किया जाता है। मंत्रिपरिषद का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वही नियुक्ति के बाद अनुसूची 3 के अनुसार पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मंत्रिपरिषद को अनुसूची 3 के अनुसार पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ये याद रखने तथ्य है कि मंत्रिपरिषद के जो जितने भी सदस्य होते हैं, उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। वहीं मंत्रीगण राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद अनेक प्रशासनिक, विधायिनी तथा वित्तीय कार्य करती है। राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, वो प्रशासनिक कार्य भी करती है, विधायी कार्य भी करती है और प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ वित्तीय कार्य भी करती है। यही मंत्रिपरिषद ही राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है। राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य कौन करती है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की अपने आप में एक अहम भूमिका होती है राज्य में। वही मंत्री ही विधानमंडल के पथ प्रदर्शक तथा शासन की धुरी होते हैं। मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं, वही विधानमंडल के पथ प्रदर्शक यानी विधानमंडल में जो भी कार्य किए जाते हैं, वो मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किए जाते हैं, तभी इसको शासन की धुरी कहा जाता है। ये एक विचारशील और नीति निर्णायक निकाय होता है। जो मंत्रिपरिषद होता है हमारा, वो एक विचारशील और नीति निर्णायक निकाय होता है। विचारशील क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद के अनुसार ही सभी निर्णयों को अंतिम बिंदु तक पहुंचाया जाता है और उनके निर्णय को सर्वोपरि मानकर ही शासन को सुचारू रूप से चलाया जाता है। यह वह कड़ी है, मतलब मंत्रिपरिषद वह कड़ी है जो शासन के कार्यपालिका अंग को व्यवस्थित करती है।
शासन के कार्यपालिका के अंग को व्यवस्थित करती है। ये सभी हमने मंत्रिपरिषद को समझा। अब कार्यपालिका में भूमिका होती है मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री की के बारे में जानकारी लेते हैं अब किस प्रकार से इसकी भूमिका होती है। कार्यपालिका में मुख्यमंत्री। कार्यपालिका में मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। वह मुख्यमंत्री राज्य शासन का कप्तान है और मंत्रिमंडल में उसकी विशिष्ट स्थिति होती है। उसके कार्यों यानी मुख्यमंत्री के कार्यों एवं दायित्वों की दृष्टि से उसे प्रधानमंत्री की लघु रूप कहा जाता है। प्रधानमंत्री का लघु रूप किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री का लघु रूप मुख्यमंत्री को कहा जाता है। जिस तरीके से केंद्र में प्रधानमंत्री को सारी शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उसी तरीके से राज्य में मुख्यमंत्री को सभी कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वास्तविक प्रधान की भूमिका जिस तरीके से प्रधानमंत्री की होती है, उसी तरीके से मुख्यमंत्री की होती है राज्य में। अब कार्यपालिका के तहत हम सचिवालय के बारे में जानकारी लेते हैं। सचिवालय क्या होता है? सचिवालय राज्य के वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के सदस्य जनप्रतिनिधि होते हैं। सचिवालय में जो राज्य के वास्तविक कार्यपालिका होती है, राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, उसके जितने भी सदस्य होते हैं जनप्रतिनिधि के रूप में सचिवालय में भूमिका निभाते हैं। अतः वे प्रशासन के गुणवत्ताओं से अवगत हो ये आवश्यक नहीं है। ये कहने का तात्पर्य ये है कि सचिवालय में ये जरूरी नहीं है कि सभी जो वहाँ पर सदस्य होंगे उनके अंदर उसी तरीके की योग्यता हो। अलग अलग योग्यता के भी सदस्य मंत्रिपरिषद में अपनी भूमिका निभाते हैं। उसी तरीके से कहा जाता है कि इसलिए आवश्यक प्रशासनिक के सहायता एवं परामर्श के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय का गठन किया गया है, जिसे राज्य सचिवालय कहा जाता है। आगे देखते हैं कि सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को मुख्य सचिव और प्रत्येक विभाग के सचिव को शासन सचिव कहा जाता है। वह प्रायः आईएएस का वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य होता है। जो भी सचिवालय में एक सचिव होते हैं, जो प्रशासनिक अध्यक्ष होते हैं, वो मुख्य रूप से सचिव और प्रत्येक विभाग के सचिव को शासन सचिव कहा जाता है। जो भी इनको सचिव नियुक्त किए जाते हैं वो एक आईएएस रैंक के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। वहीं सचिवालय राज्य प्रशासन का पर्यवेक्षण, निर्देशक और नियंत्रण का कार्य करता है। सचिवालय हमारे पूरे राज्य के प्रशासन के पर्यवेक्षण का, उसके निर्देशन का और नियंत्रण का कार्य करता है। वहीं सरकारी नीति रचना हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित करना और उसके विश्लेषण कर मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना सचिवालय का कर्तव्य होता है। सचिवालय का मुख्य कर्तव्य क्या होता है कि सरकार ने जो भी नीतियाँ बनाई हैं उसकी रचना हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित करता है, उसका विश्लेषण करता है और मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत करता है। मतलब जो भी समाज में, जो भी जिले में, क्षेत्र में जो भी आवश्यकता है किसी भी कार्य को करने की, किसी भी नीति को लागू करने की, कौन सी नीति लागू की जाएगी, इस सभी का निर्धारण सचिवालय के सदस्य करते हैं। हर राज्य में सचिवालय होता है। उसी तरीके से हम आगे समझते हैं कि क्या भूमिका होती है सचिवालय की, और तरीके से हम किस तरीके से हम समझ सकते हैं। वही कहते हैं कि राज्य में मुख्य सचिव का पद प्रशासनिक पद सर्वोपरि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। जो राज्य में मुख्य सचिव का पद होता है सबसे महत्वपूर्ण स्थान भूमिका अपनी निभाता है। उसी तरीके से राज्य में जो स्थान और कार्य मुख्य सचिव का है वह केंद्र में वही स्थान कैबिनेट सचिव का होता है। जिस प्रकार राज्य में मुख्य सचिव का कार्य है, अहम भूमिका है, उसी तरीके से केंद्र में कैबिनेट सचिव की अहम भूमिका होती है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन की धुरी होता है। राज्य के प्रशासन की धुरी कौन है? राज्य प्रशासन की धुरी मुख्य सचिव होता है। उसी तरीके से हम समझते हैं कि कार्यपालिका में और क्या आता है। कार्यपालिका में कार्यकारी विभाग निदेशालय की भूमिका भी अहम होती है। इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद यानी राजनीतिक प्रमुख, सचिवालय यानी प्रशासनिक प्रमुख के बाद तीसरा अवयव यानी तीसरा अंग कार्यकारी विभाग यानी निर्देशालय होता है। ऊपर के दोनों अवयवों का संबंध नीति निर्माण से है, जबकि कार्यकारी विभाग यानी निर्देशालय का
क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदारी संस्था है। जो भी कार्य हो रहे हैं उनकी क्रियान्वयन, वो किस तरीके से कार्य करेंगे, उसके लिए प्रमुख जिम्मेदारी होती है कार्यकारी विभाग की। कार्यकारी विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका राज्य में होती है। उसी तरीके से एक शासन सचिव के अंदर कई विभाग होते हैं, जैसे कि गृह सचिव के अंतर्गत पुलिस, जेल, आंतरिक सुरक्षा आदि विभाग आते हैं। वहीं विभिन्न विभागों के कार्यात्मक इकाई के नीचे तक फैली होती है और अपने और सब विभाजन स्तर पर होते हैं। उसी तरीके से सामान्य एवं राजस्व प्रशासन में विभाग अध्यक्ष के बाद मंडलायुक्त होता है, जो अपने मंडल के शांति व्यवस्था, राजस्व वसूली तथा अन्य कार्यों को देखता है। वहीं वर्तमान में राज्य में 2 मंडल हैं, यानी उत्तराखंड राज्य में 2 मंडल हैं। पहला है गढ़वाल, दूसरा है कुमायूं। प्रश्न बनने की संभावना है कि राज्य में कितने मंडल हैं। उत्तराखंड राज्य में 2 मंडल हैं, पहला है गढ़वाल और दूसरा है कुमायूं। वहीं गढ़वाल मंडल में सर्वाधिक जिले 7 हैं, यानी प्रश्न बन सकता है कि उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल जिले में कितने मंडल हैं। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि 7 जिले सर्वाधिक मंडलयुक्त होते हैं। वही मंडल के नीचे जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिले होते हैं। वही मंडल के नीचे जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिले होते हैं। राज्य में कुल 13 जिले हैं। उत्तराखंड राज्य में कुल 13 जिले हैं। समझने योग्य बात यह है कि जिले से नीचे उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में तहसील होती हैं। तहसील किसके नेतृत्व में होती हैं? तहसील उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में होती हैं। राज्य गठन के समय प्रदेश में कुल 49 तहसीलें थीं। वहीं सामान्य एवं राजस्व प्रशासन की तरह विकास प्रशासन के भी अपने स्तर होते हैं। इसमें सबसे ऊपर राज्य स्तर, फिर जिला स्तर और सबसे निचले स्तर पर ब्लॉक होता है। यानी सबसे ऊपर राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और सबसे निचले स्तर पर ब्लॉक होता है। उसी तरीके से हम कार्यपालिका के तहत हम समझेंगे महाधिवक्ता को। महाधिवक्ता की क्या भूमिका है? महाधिवक्ता का जिक्र, महाधिवक्ता की चर्चा, महाधिवक्ता की भूमिका। संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य में राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और उसकी अवधि नियत नहीं है कि किस अवधि तक महाधिवक्ता कार्यरत रहेगा, क्योंकि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वह पद धारण करता है, इसलिए उसके कार्यकाल की अवधि निर्धारित नहीं की जाती है। इस पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक ये है कि वह भारत का नागरिक हो। यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति तभी होगी यदि वो भारत का नागरिक होगा और 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्यों से जुड़ा हो, कम से कम 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य किया हो। यानी ये फैक्चुअल, कथन, तथ्यात्मक तरीके से बनने वाला प्रश्न है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। आवश्यक शर्तों में वे भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष से अधिक समय उसने न्यायिक कार्यों में बिताए हों और कम से कम 10 वर्षों से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। ये महाधिवक्ता के शर्तें हैं कि वे अपने पद पर कैसे नियुक्त हो सकता है। वहीं विधि विषयों पर राज्यपाल को सलाह देता है। विधि विषयों पर राज्यपाल को कौन सलाह देता है? महाधिवक्ता देता है एवं राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों का संपादन करता है। वह सदन, यानी कौन? महाधिवक्ता सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि महाधिवक्ता की भूमिका में एक संभावना है कि वह सदनों में भाग तो ले सकता है, सदनों की बैठक में भाग तो ले सकता है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता। ये इसकी भूमिका से बनने वाले प्रश्न हैं। आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे उत्तराखंड विशेष की सीरीज़ में। हम आगे भी और चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।